जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बिहार की भौतिक संरचना। भौतिक संरचना का मतलब ये होता है कि भैया जो बिहार में कोची कोची पाया जाता है, जैसे कि मैदान, पहाड़, पठार, ये सब। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, मुकेश सर एकेडमी ऐप है, वहां पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चल रहा है। सुपर टेस्ट है ये रोज आपको प्रतिदिन बताया जाता है। सुबह टॉपिक और रात को टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जरूर भाग लीजिए, बहुत काम आएगा। घर बैठे बैठे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अब आते हैं आगे। यहाँ पे देखिए भौतिक संरचना। तो बस मैंने कह दिया कि भाई बिहार में क्या क्या पाया जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे तो भाई ये जानते हैं कि नेपाल है, ठीक, और इसके ऊपर में हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, टुई टुई, जैसे महान, मध्य और शिवालिक। तो यहाँ पे कहता है कि भैया बिहार में अनेकों प्रकार की विविधता पाई जाती है। यहाँ पर्वतों पाया जाता है, पठारों पाया जाता है और मैदानी भाग भी पाया जाता है। ठीक, अब जैसे कि शिवालिक पर्वत श्रेणी, दक्षिण का पठार, ये सब बोला गया है। यहाँ ऐसे समझते हैं, जो शिवालिक वाला पार्ट है वो चंपारण का ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे शिवालिक श्रेणी पाया जाता है। उसके बाद ये वाला जो है ये गंगा है, गंगा नदी, और गंगा नदी के आसपास वाला क्षेत्र उसको हम मैदानी भाग कह दिए, इसलिए हरा हरा है, धसवा जैसा। और एन्ने वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये छोटा नागपुर के पठार के पार्ट में आता है, यानी झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है ना, उसका भी कुछ भाग आपको इधर मिलेगा, जैसे कैमूर का पठार और सभी आपको पठार मिलेंगे या छोटी छोटी पहाड़ियां मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक संरचना को हम 3 भागों में बांट देते हैं, एक शिवालिक पहाड़, एक मैदान और एक पठार दक्षिण वाला। तो आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और भी, बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। 53 मीटर, फीटवा में कह दिया जाए तो 173 फीट, मोस्ट बीबीआई। अब शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बिहार की प्राकृतिक प्रदेश, बिहार की संरचना, एक कहा मैंने शिवालिक, दूसरा कहा क्या, बिहार का मैदान, और तीसरा दक्षिणी पठार क्षेत्र, जो अभी से जस्ट पहले बताए, ई और ई। अब यहां कहते हैं, पहले शुरू करते हैं शिवालिक से। तो भाई शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र ये कहां पाए जाते हैं? तो भाई जो बिहार है, यानी ऐसे ऐसे जो बिहार बनल था, ऐसे 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 मान लेते हैं, तो ये जो चंपारण है, तो यही वाला काट दिए, मुंडिये काट दिए हैं। तो चंपारण, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पाया जाता है, उत्तरी सीमा में पाया जाता है। हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। और आपको पता है ना कि हिमालय जो 3 श्रेणियां, उसमें सबसे नई संरचना जो कौन सी है, वो है शिवालिक। ठीक, अब शिवालिक का विस्तार बिहार में कितना है? तो भैया 932 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, मतलब वही किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद कहते हैं उस औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई आपको 80 मीटर से लेकर 250 मीटर तक है। अब यहां पे कहते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा इसे अनेकों जगह पे काट छाट दिया गया है। ये बहुत गलत बात किया गया। काहे काटा छाटा गया? यानी देखिए, जब भी नदियां पहाड़ों से आती है ना, तो वो उसको काटते छाटते रास्ता भी बनाती है, तो इसको काटा छाटा गया है। अब अगर आगे देखें यहाँ पे कि शिवालिक श्रेणियों को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो हो जाएगा सोमेश्वर, बीच वाला जो देख रहे हैं ये पार्ट, इसको कह देंगे हरहा घाटी, और ई हो जाएगा रामनगर दून की पहाड़ी। 3 श्रेणी यानी 3 पार्ट में। तो अब बात करते हैं, देखिए सबसे नीचे वाला हो जाएगा रामदून, सबसे ऊपर वाला हो जाएगा सोमेश्वर, बीच वाला ये। तो पहला बात करेंगे हम लोग किसका? तो यहाँ पे रामनगर दून की पहाड़ी के बारे में। तो ये वाला पार्ट है। तो कहता है इसकी लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 8 किलोमीटर। और इसकी सबसे ऊंचा भाग संतपुर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 242 मीटर। बस खत्म। और कह दीजिएगा किन्ने है? तो सबसे दक्षिण में, यानी इस श्रेणी के सबसे दक्षिण में। अगर आप बात करें हरहा, हरहा तो बोला जाए किताबी भाषा में किन्ने है, बताइए किन्ने है? तो बोला कच्ची का, सोमेश्वर और रामदून के बीचवा में है। बस एक इस तरह से बोल सकते हैं, बता सकते हैं। यहां देखिए रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच में स्थित है। ठीक, और उसके बाद कहते हैं इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 21 किलोमीटर।
और ये कितने वर्ग में फैला हुआ है किलोमीटर में, तो 214 क्षेत्रफल में। अब बात करते हैं सोमेश्वर की श्रेणी। तो भाई देखिए, सोमेश्वर की जो श्रेणी है ना, वो एकदम उत्तरी भाग में है। तो हम कह सकते हैं कि नेपाल, एक तरफ नेपाल, एक तरफ बिहार, बीचवा में कोची, सोमेश्वर की श्रेणी। अब कितना क्षेत्रफल है इसका, तो 784 किलोमीटर स्क्वायर। अब यह कहते हैं कि देखिए, नदियों के द्वारा अपरदन से अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है। तो यानी इन क्षेत्रों में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे किसे कहते हैं, यानी दरार पड़ने के चलते या कट छट के उसमें बीच में एक संकीर्ण रास्ता निकला हो, उसे ही क्या कहेंगे, दर्रा। तो भाई कौन कौन से दर्रा पाए जाते हैं, तो एक तो होता है सोमेश्वर दर्रा, दूसरा है भिखना थोरी दर्रा, और एक दर्रा है मरवात दर्रा। मरवात दर्रा, तो 3 दर्रा आपको मिले बिहार में। कहां पे, एन, तो ये याद रखिएगा। तो भाई दर्रा कहाँ है, तो बिहार और नेपाल के बीच में जो मार्ग स्थापित करता है ये। अब बात करते हैं त्रिवेणी नहर। ठीक है, त्रिवेणी नहर जो गंडक नदी पर स्थित है। तो ये त्रिवेणी नहर से भिखना थोरी दर्रा तक फैला हुआ है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 70 किलोमीटर। यानी ये देखिए, ये सबसे लंबा है। ये आपका 32 था ना, और ये आपका 20 था, ये कितना हो गया, 70 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और यही जो है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, या सबसे ऊंचा शिखर है, उसे बोलते हैं सोमेश्वर किला। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 880 मीटर। कभी भी ऊंचाई जो होगा वो होगा आपको मीटर में। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिहार का मैदानी भाग। यानी हमने यहां से वो शिवालिक वाला काट दिया, और यहां से ये जो पठार वाला भाग है वो भी काट दिया। बीच वाला क्या हो गया, मैदानी भाग। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में, यानी बिहार के सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन क्या पाया जाता है, तो मैदानी भाग। कितना, तो 90,650 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कुल क्षेत्रफल का, अगर बिहार में कुल 100% में पर्वत, पठार और मैदान है, तो उसमें कितना परसेंट मैदानी भाग है। यहाँ पे देखिए 96.27% तो मैदानी भाग है, बाकी 4% में सब कुछ है। यानी इसलिए खेती उती पे ज्यादा निर्भर रहते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कहाँ पाया जाता है मैदानी भाग। तो भाई ये कोई मतलब हुआ, ऊपर में शिवालिक, नीचे में पठार, बीच में कोची, मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट है इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 75 से 120 मीटर तक। अब इस मैदान का निर्धारण समुच्च रेखा जो है 150 मीटर से समुच्च रेखा द्वारा किया जाता है, बाकी वो सब नहीं देखने लायक है। अब यहाँ पे इस मैदान का ढाल, हाँ ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। तो यहाँ है पश्चिम और इधर है पूरब, तो ढाल कितने है, पश्चिम से पूरब की ओर। ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट बाय अगर क्वेश्चन आता है तो ये बनाने लायक है, इसे नोट कर लीजिएगा। लेकिन अब देखने वाली बात है, क्या मैदानी भाग को यहां से कंप्लीट कर सकते हैं, तो नहीं। देखिए मैदानी भाग जो है ना, वो 2 भागों में है, एक उत्तरी मैदान और एक दक्षिणी मैदान। तो आगे देखते हैं। तो जैसा ही कहा मैंने कि मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी मैदान और एक दक्षिणी मैदान। तो दक्षिणी मैदान किस, तो क्यों कौन बांटता है, यहां देखिए गंगा नदी बीच में देख रहे हैं ना, तो गंगा नदी के उत्तर में उत्तर, दक्षिण में दक्षिण। अब उत्तरी मैदान की बात करेंगे, यानी गंगा नदी के जस्ट उत्तर वाला बात। तो एक चीज आप जानते हैं कि यहां से ये नदी आ रहा है, कौन सा, गंडक, और यहां से एक नदी और आता है तो घाघरा। अब गंडक और घाघरा के बीच में क्या है, दोआब है। ऊपर से यहां देखिए गंडक हो गया और यहां ये कोसी, तो ये गंडक और कोसी का दोआब यानी मिथिला वाला क्षेत्र। यहां कोसी और महानंदा वाला क्षेत्र, ठीक। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, उत्तरी मैदान। तो यहां कहता है कि क्षेत्रफल कितना है, तो वही 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। ये सब याद मत कीजिएगा, ये सब मतलब डाटा है, डाटा इसलिए दिए हुए हैं कि ठीक रहता है, लेकिन ये डाटा याद करने लायक नहीं होता है। अब बात करते हैं मैदान का ढाल किधर है। देखिए उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूरब। यानी देखिए उत्तर से पश्चिम और यहां दक्षिण से पूरब की ओर ढाल है, हो गया। अब इसमें देखिए जैसे घाघरा दोआब, ये दोआब हो गया, फिर ये कोसी और गंडक दोआब हो गया, और यहाँ पे कोसी और महानंदा
दोआब हो गया, ये दोआब क्षेत्र पाए जाते हैं और ये ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे उत्तरी गंगा के मैदान का विस्तार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहारन, मुजफ्फरपुर, इन्हीं जिलों में पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें, उत्तरी मैदान को भी 4 भागों में बांटा गया है। एक तराई वाला क्षेत्र जिसे भाभर कहते हैं, एक बांगर वाला क्षेत्र, एक खादर वाला क्षेत्र और एक चौर वाला। जरा हम यही समझा देते हैं आपको। इससे पहले एक मिट्टी का वीडियो बनाए थे, बिहार की प्रमुख मिट्टी, उसमें हमने कहा था कि ये जो वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं ना गंगा नदी का, ये बांगर वाला क्षेत्र हो गया और ये यहां से लेकर ये वाला जो क्षेत्र है वो खादर वाला क्षेत्र हो गया और ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना ये वाला कौन सा हो जाएगा, तराई वाला क्षेत्र। तो मिट्टी वाला में हम बताए हुए हैं। और जो चौर जो होता है ना वो क्या होता है, जैसे ये भूमि है और कहीं कहीं भूमि गड्ढा हो जाता है, यानी एक तरह से बिहार में चौर बोलते हैं, मन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, झील को बोलते हैं। ये सब हम बताए हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। अब जैसे बात करते हैं तराई प्रदेश दक्षिण से पश्चिम और पूरब की ओर फैला हुआ है। यहां से देख लेते हैं भाई 7 जिलों में फैला हुआ है, यानी जितना ऊपर वाला जो जिला है ना वहीं फैला हुआ है 7 में। इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 10 किलोमीटर। चौड़ाई का मतलब ये हो गया आपका यहां से ऊपर से लेकर 10 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। ठीक। और इसमें कंकड़ बालू का निक्षेप ज्यादा होता है। तो तराई वाला तो हम बता ही दिए कि मिट्टी में बता चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बांगर। तो भैया बांगर का निक्षेप आपका यही हुआ है जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांगर, क्योंकि उसमें एक नई मिट्टी का परत नहीं जमता है। अब यहां देखिए तो ये कहां पाया जाता है, यहां लिख दिया है उत्तर पश्चिम, या देखिए उत्तर और पश्चिम वाले मैदानी भागों को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट है खादर, तो ये वाला रहा आपका खादर। नेक्स्ट ये देखिए प्रति वर्ष बाढ़ का पानी आता है और उस पर नई मिट्टी का परत जमा देता है, काफी उपजाऊ होता है। तो बाढ़ वाले क्षेत्र में ये मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। तो देखिए प्रति वर्ष बाढ़ आने से नई मिट्टी का निक्षेप होता है जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति कायम रहती है या वृद्धि होती रहती है। तो ये वाला क्षेत्र है जो मिट्टी के बारे में बताया है। अब आते हैं, कहा मैंने चौर और मन, तो क्या कहा, उत्तरी मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न मतलब निम्न भूमि, यानी जो भूमि है उससे थोड़ा सा निम्न भूमि भूभाग पाया जाता है जिसे चौर या मन कहा जाता है। अब यहाँ पे कहता है चौर का प्रमुख उदाहरण आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। एक का नाम है लखनी चौर, एक का नाम है बहादुरपुर और एक का नाम है सुंदरपुर चौर। ये 2-3 को नाम याद रख ले रहिएगा। ठीक है। तो हमने क्या कहा था, चौर क्या है, मन क्या है, एक तालाब है यानी झील है। तो ये कैसा झील है, गोखुर झील। और गोखुर झील के बारे में भी बताया हुआ है, सारा पूरा जानते हैं, बिहार का सारा वीडियो लगभग बना चुके हैं। एक बार जाकर पूरा लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा, ज्यादा काम आएगा। ठीक है। तो जिसका निर्माण नदियों के मार्ग परिवर्तन से हुआ होता है उसे ही क्या बोलते हैं, गोखुर झील। इसके बारे में अभी कल पुराना वीडियो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दक्षिणी मैदान। तो दक्षिणी मैदान में भैया ज्यादा उपजाऊ होता नहीं है। यहाँ पे देख रहे ये वाला जो क्षेत्र, यहाँ पे टाल क्षेत्र पाया जाता है, कगारी मिट्टी पाया जाता है, यहाँ पे भी हल्का फुल्का जलोर का मिट्टी पाया जाता है। यहाँ कहता है भाई दक्षिण पठारी प्रदेश और गंगा नदी के बीच। तो हमने कहा था ना ये कैमूर वाला जो पठारी भाग और ये गंगा नदी के बीच वाले भाग को दक्षिणी गंगा की मतलब दक्षिणी मैदान कहते हैं। अब इस मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, यानी दक्षिण इधर हुआ और उत्तर, तो ढाल कितने है, ऐसे है, दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। अब कहते हैं इस मिट्टी का निर्माण पठारी प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों के निक्षेप से हुआ है। जो भी मैदानी भाग होता है ना वो नदियां जो आती हैं बाढ़ में कुछ ना कुछ अवशेष लाती हैं और कुछ ना कुछ जमा करते जाती हैं। तो निक्षेप का मतलब होता है जमा करना, जमा करने से इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं दक्षिणी मैदान का, जैसे कि कगारी वाला क्षेत्र, कगार। अब कगार क्या है, देखिए ये नदी है और यहां पर ना कुछ बांध बन जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, कगार। ऊंचाई आसपास के भूभाग से अधिक होने के कारण दक्षिण बिहार की अधिकांश नदियां
गंगा नदी से सीधे ना मिलकर उसके समानांतर मिलती है उन बांधों की वजह से। अब कहता है इन मैदानी भाग में पुनपुन, क्यूल, फल्गु नदी है। एक मिनट, अब यहां देखिए सोन नदी देख रहे हैं, ये देख रहे पुनपुन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया फल्गु नदी, और ये क्यूल नदी। ये लाइन से ये सब नदियां हैं इस क्षेत्र में। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो बालू की प्रधानता पाई जाती है। और गंगा नदी के सटले, सटले मतलब सटा हुआ चीज में क्या पाया जाता है, तो टाल क्षेत्र, जिसे जल्ला क्षेत्र भी कहते हैं। तो हम बार बार कहेंगे, ये सारा चीज हम बताए हुए हैं मिट्टी वाले वीडियो में, एक बार उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दक्षिणी पठार वाला क्षेत्र। तो ये वाला जो काट के पहले से बताए हुए हैं, तो एक तरफ क्या हो गया भाई, ये सब क्या है, छोटा नागपुर का पठारी भाग है। छोटा नागपुर का जो है वही क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है। अब इसमें किस चीज की ज्यादा पाई जाती है, ग्रेनाइट की और नीस की, साथ में अग्नेय चट्टान, ये सब जो क्या है किसका उदाहरण है, अग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता है। अब बात करते हैं इसका विस्तार। पश्चिम में कैमूर, ये देखिए कैमूर से लेकर मुंगेर और बांका तक, यानी एक पतली सी लंबी पट्टी है जो क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, ये बिहार का प्राचीनतम भूभाग है। देखिए जो भी पठारी भाग होता है वो क्या होता है, प्राचीन होता है। और प्राचीन जब होता है तो खनिज की संप्रदा मतलब अधिकता पाई जाती है। किसी भी पठारी भागों में खनिज की अधिकता पाई जाती है और थोड़ा पुराना भाग होता है। अब इसमें इसको भी तीन भागों में बांट दीजिए, एक कैमूर वाला, ये वाला, एक गया वाला, ये वाला, और एक ई वाला यानी खड़गपुर पहाड़ी मुंगेर साइड वाला। तो चलते हैं इसको भी बारी बारी से देखते हैं। यहां पे देखिए कैमूर और रोहतास वाला, इसका विस्तार कितना है, तो 483 किलोमीटर एक लंबाई है, और अधिकतम चौड़ाई कितना है, 80 किलोमीटर। जबलपुर से प्रारंभ होकर रोहतास तक चलता है। बाप रे बाप, कैमूर वाला देखिए इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 300 से 450 मीटर। इस पठार का सबसे ऊंचा भाग कोच्चि है, तो रोहतासगढ़। अच्छा, रोहतासगढ़ का किला रोहतासगढ़, और इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 495 मीटर। 495 मीटर। अब यहां देखिए छोटा नागपुर के पठार से सोन नदी द्वारा मतलब अलग होता है, यानी यहां से जो सोन नदी जो बहता है, यहां से जो आता है मैकाल श्रेणी से, वो अलग करता है छोटा नागपुर पठार से और कैमूर के पठार के बीच में। और अधिकता क्या पाई जाती है, बलुआ पत्थर। नेक्स्ट है गया का पहाड़ी भाग। तो देखिए यहाँ पे गया है, औरंगाबाद, गया है, नवादा है। तो गया, औरंगाबाद, नवादा जिले में बहुत सारी पहाड़ियों का क्रम है। पहाड़ियों के नाम देख लीजिए कौन कौन सा है, जेठियन, हिडाज की पहाड़ी, हल्दिया की पहाड़ी, नाम है भाई देख लीजिए। अब देखिए गया शहर के आसपास में बहुत सारा पहाड़ी है। देखिए रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, कटारी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ये सब पहाड़ी का नाम है जो गया में पाया जाता है। बताइए तो। और ये देखिए जहानाबाद और गया जिले के बीच में दो पहाड़ी है। एक बराबर के पहाड़ी जिसपे अशोक ने गुहा लेख बनाया था, गुहा मतलब गुफा लेख बनाया था 4 गो। और एक है नागा अर्जुन पहाड़ी, जो मौर्य वंश के ही दशरथ राजा जो थे, दशरथ नाम के राजा थे, उन्होंने 3 गुफा बनाया था नागार्जुन पहाड़ी में। वो गया और औरंगाबाद के बीच में है, इन दोनों पहाड़ी पे। अब आते हैं नेक्स्ट, राजगिरी और गिरियक पहाड़ी। अभी कहाँ पाया जाएगा, जैसे मान लो औरंगाबाद गया और ये नवादा, और यहाँ पे हो जाएगा नालंदा। तो भाई नालंदा जिला में पाया जाता है। और ये एक गया पहाड़ी की ही एक विस्तार रूप है, यानी गया तो ये उसी का विस्तार है। अब इसमें कौन कौन सा पर्वत पाया जाता है, एक चीज और भी है ना, राजगीर को राजधानी पहले बनाया गया था। कारण क्या था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यही कारण था कि इसे मगध वंश का राजधानी बनाया गया था। और बाद में क्या बना, पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा की खास बात क्या थी, वो 3 ओर से नदी से घिरा हुआ था। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए राजधानी बनाया गया था। और पाटलिपुत्र इसलिए बनाया गया था कि तीनों तरफ से नदी से घिरा हुआ था, है ना। तो अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो वैभव गिरी,
सोनागिरी, सब गिरी है, विपुलगिरी, रत्नागिरी और एक उदयगिरी, और एक और है पीर की पहाड़ी। समझ में आया? पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब बात करते हैं इसमें सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? वैभवगिरी। ऊंचाई कितना है समुद्र तल से? तो 380 मीटर। अब इसमें भी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वही क्वार्टरजाइट और स्लेट की प्रधानता पाई जाती है। अब लास्ट नवादा और मुंगेर पहाड़ी की बात करते हैं, इधर वाला। ठीक, तो इसमें भी नवादा जिले में प्रारंभ होता है और नदी के फैला हुआ है, यह हटाइए। इसमें कौन कौन सी पहाड़ी है? खड़गपुर की पहाड़ी, गिद्धेश्वर की पहाड़ी, रत पहाड़ी, शेखपुरा पहाड़ी, चकाई पहाड़ी और बाकिया पहाड़ी, इन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कौन है? ई वाला खड़गपुर की पहाड़ी। कहां पाया जाता है? मुंगेर से जमुई के बीच में, और यह त्रिभुजा आकार की आकृति होती है और इसमें भी क्वार्टरजाइट चट्टान की प्रधानता पाई जाती है। तो समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा एक क्रम है। तो ये छोटा छोटा जो डाटा है ना, वो पूरा इसलिए बना रहे हैं कि पूरा अगर बिहार पढ़ना होगा ना तो आप एक क्रम वाइज सीरियल देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, इसको देखकर फिर उसका क्वेश्चन भी मार सकते हैं। तो क्वेश्चन भी हम कहाँ करेंगे हम बताएंगे बाद में, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं ऐप है, मुकेश सर एकेडमी ऐप है, उसमें बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, बीपीएससी का टेस्ट चल रहा है। तो बीपीएससी के टेस्ट सीरीज में ही बिहार का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है, जिसको आप बिहार का क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।